हुआ है ना? स्टार्ट हो गया शिवम? हेलो। यस सर। ओके सर, हाँ सर। ठीक है। तो सर जैसे कि बात चल रहा है सर वर्किंग कैपिटल में, है ना? तो वर्किंग कैपिटल में हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मैंने लास्ट क्लास में बात किया आपसे, है ना? तो लास्ट 2-3 क्लासेस में मैं ज़्यादातर इंट्रो में ही बात किया और वर्किंग कैपिटल का बैकग्राउंड सेटअप में ही ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब क्या है वर्किंग कैपिटल, कैसे काम करता है। मैंने ज़्यादा डिटेल्स मतलब अभी डीप नहीं गया सर। मतलब अभी क्वेश्चन आंसर वगैरह में अभी तक मैंने बातचीत नहीं किया। तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस वगैरह में लेके चला जाता हूँ, ठीक है? आज भी मैं आपके साथ जैसे लास्ट दिन वर्किंग कैपिटल में आपको मैं करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस करेंट लायबिलिटी, नॉन स्पॉन्टेनियस करेंट लायबिलिटी, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों के साथ बात किया था। फिर मैंने आप लोगों के साथ कमर्शियल पेपर, उसके साथ साथ नाम बताओ, कैश क्रेडिट, ठीक है, वर्किंग कैपिटल गैप, याद आ रहा है क्या? हेलो, वर्किंग कैपिटल गैप, है ना? इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत किया। हाँ सर, याद आ रहा है? यस सर। सर उसमें बात करते करते हम लोग जहाँ पर पहुँचे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसके बारे में मतलब हम लोग का डिस्कशन चल रहा है। और वर्किंग कैपिटल का ओवरऑल डिस्कशन तो मैंने आपको कर ही दिया, क्या क्या बात करना है, किस पे बात ज़्यादा करना है। तो करेंटली हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल में ही बात करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी पॉइंट में बात करेंगे सर, ठीक है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब उसी में बातचीत चलेगा। फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल में जाएंगे, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसिवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, सब बात होगा, ठीक है? तो स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? हेलो, स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर। ओके। तो जैसे कि मैं लास्ट दिन जहां पर आप लोगों को छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था सर? करेंट एसेट पॉलिसी पे छोड़ा। सर कंपनी अपने बिजनेस को चलाता है और बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को करेंट एसेट पे ध्यान देना पड़ता है। सर इन सिंपल करेंट एसेट क्या है, मैं आपको लिखा के रखा, मैं प्रैक्टिकली भी दिखाया, फिर से दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? करेंट एसेट कंपनी को मैनेज करना पड़ता है कंपनी के अंदर। जैसे करंट एसेट में सबसे पॉपुलर क्या माना जाता है, आप ही बताओ? कैश, स्टॉक, डेटर, है ना? जो कंपनी के लिए एक करंट एसेट होता है ना? लेकिन इसको मैनेज करना, इसको मेंटेन करना, ये एक इंपॉर्टेंट मैटर होता है। कंपनी के पास हमेशा कैश नहीं रहता है, तो कंपनी शॉर्ट टर्म लोन लेता है, यस और नो? हेलो, कैश के लिए कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है। कंपनी मार्केट में क्रेडिट में प्रोडक्ट बेच देता है, कंपनी अपना प्रोडक्ट क्रेडिट में सेल कर देता है। तो कंपनी जब क्रेडिट सेल कर देता है, तो क्रेडिट सेल करेगा तो क्या होता है सर? डेटर बन जाता है ना? तो सर एक चीज मुझे बताओ आप, कि अगर आप क्रेडिट में सेल करते हो, आपका स्टॉक तो निकल जाता है। हेलो, आपके दुकान से आपका जो भी प्रोडक्ट का बिजनेस हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक स्टेशनरी शॉप ही ले लेते हैं, हाँ, एक स्टेशनरी शॉप में ले लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल ये स्टेशनरी शॉप, ठीक है? मानो कि आपके दुकान में कस्टमर विजिट किया और कस्टमर विजिट करके आपकी दुकान से प्रोडक्ट लेने के लिए आया। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग कस्टमर्स आया है आपकी दुकान में। अब इनको जो भी प्रोडक्ट है आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो, तो क्रेडिट में सेल करने के कारण भी आपके बिजनेस से कैपिटल तो जा रहा है। हेलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जो स्टॉक आपने बिजनेस में रखा था, सेल तो हो रहा है सर, पॉइंट टू बी नोटेड, सेल इज देयर, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? कैपिटल तो जा रहा है ना। ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए आपने कैपिटल लगाया था, पहले आपके पास कैश आया था, फिर इससे आपने ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस के लिए, फिर वही प्रोडक्ट आप क्रेडिट में दे रहे हो। तो क्रेडिट में दोगे तो आपका कैपिटल फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है? प्लीज टेल मी।
बोलो तो सर, हाँ ना कुछ तो बताओ। हाँ सर। है ना? यस सर। तो सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट कुछ ऐसा है कि जैसे कि हम लोगों का कैश के ऊपर बेस करके हमारा बिजनेस में कैपिटल आता है, और उसी कैपिटल को यूज करके हम लोग प्रोडक्ट लाते हैं या स्टॉक लाते हैं, फिर उसको क्रेडिट में सेल के डेटर बना देते हैं। लेकिन हर एक केस में आपका कैपिटल ही फंस जाता है। तो अगर कैपिटल मार्केट में ज़्यादा देर तक फंसा रहेगा तो मुश्किल क्या है? अगर लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर के लिए मार्केट में आपका पैसा मिलने में दिक्कत हो रहा है और आपको बिजनेस करने में मुश्किल हो जा रहा है, तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो व्हाट इज बेसिकली ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब ही है करंट एसेट, जिसके बिना आप आपका बिजनेस को नहीं चला सकते। तो इन सिंपल अगर कहा जाए, यू ऑलवेज नीड अ कैश, यू ऑलवेज नीड अ डेटर। डेटर ही आपको चाहिए, मतलब डेटर में पैसा फंसा रहेगा लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हाथ में कुछ कैश चाहिए। ठीक है, ताकि जितना मार्केट में फंसा रहे दिक्कत नहीं करे आपको। ठीक है, आपको प्रॉब्लम में ना डाले। और वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है कौन? वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन्वेंट्री, आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स में जो प्रोडक्ट पड़ा रहता है, वो भी आपके लिए एक कैपिटल है ना? तो उसमें भी आपका पैसा घुस जाता है। सो पॉइंट बेसिकली ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को चलाने के लिए करेंट एसेट को मैनेज करना पड़ेगा। एंड जो हमारा लास्ट दिन का डिस्कशंस में हम लोग यहाँ पर रुके थे कि सर बिजनेस में करेंट एसेट कितना होना चाहिए। अगर मैं किसी भी बड़े कंपनी का बैलेंस शीट को उठाता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं टिकट टप में जाता हूँ। कौन से कंपनी को उठाया जाए? कोई भी एक कंपनी उठा लेते हैं सर, प्रोडक्ट बेचने वाला। आईटीसी को ले लेते हैं। अगर मैं इसका फाइनेंशियल्स पे जाऊं और इसके बैलेंस शीट पे देखूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी अपना करंट एसेट्स को मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी के पास इतना करंट एसेट्स है, इतना नॉन करंट एसेट्स है। अब करंट एसेट्स का भी अगर आप थोड़ा सा और डिटेल्स देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। करंट एसेट्स में ये देखो सर, नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है इसके पास 24,000 करोड़ का। गुडविल्स एंड इंटेंजिबल्स है 2,700 करोड़ का। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट पार्ट में चला जाएगा। तो मेन ऐसे इसमें करंट एसेट में ज़्यादा कुछ दिया नहीं, बेसिकली नेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ही ज़्यादा बात किया है। फिर उसको यहाँ पर डिटेल्स जानने के लिए आपको फिर यहाँ पर जाके एनुअल रिपोर्ट इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि बिजनेस पे करंट एसेट्स को मेंटेन करना ही पड़ता है। बिकॉज करंट एसेट्स अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, जैसे ये देखो सर, ये आ गया कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, टोटल रिसीवेबल्स, टोटल इन्वेंट्री, दिखाई दे रहा है ना? एंड अदर करंट एसेट्स। हेलो, क्या सर, दिखा कि नहीं दिखा? जो हम लोगों ने अभी वर्किंग कैपिटल में देखा वही रियल लाइफ में दिख रहा है कि नहीं? ये रियल लाइफ है ना? स्टॉक मार्केट एनालिसिस में भी काम आता है सर, कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें कंपनी के एसेट्स क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, देखना पड़ता है। अब अगर आप आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आईटीसी अपना कितना पैसा कैश में रखा है, कंपनी कितना पैसा टोटल रिसीवेबल्स में रखा है। रिसीवेबल्स मतलब डेटर सर, ठीक है, मतलब मार्केट से रिकवर होना है। इन्वेंट्री, अदर करेंट एसेट्स। अगर और डिटेल्स जानना है, ये तो बस एक समरी है, अगर और डिटेल्स जानना है तो एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं पर भी, उसको ये सब जानना पड़ता है सर, सिंपल बात है। और अगर आप कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हो तो आपके ऊपर और एक इम्पॉर्टेंट मैटर आ जाता है कि आपको कंपनी का ये सब मैटर ठीक ठाक से मैनेज करना पड़ेगा, है ना? ये बात तो मैं रोज करता हूँ आप लोगों से। तो ये तो समझ में आ ही रहा है सर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या क्या पार्ट बनता है। तो सर पॉइंट इस ऐसा है सर, कभी करंट एसेट पॉलिसी को बिजनेस मैनेज कैसे करेगा और इसके बेसिस में बिजनेस को डिसीजन कैसे लेना पड़ता है। सो बिग बिग कॉन्सेप्ट सर, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, पॉलिसी इज एवरीथिंग। बड़ा से बड़ा बिजनेस तो धोखा खा जाता है, आज इतना बड़ा नाम है, कल गुडविल खराब हो जाता है। आप लोगों के आंखों के सामने कितना बड़ा बड़ा कंपनी प्रॉब्लम में आ रहा है, आप ही देखो। फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार। हाँ सर, फ्यूचर ग्रुप का हालत देखोगे? चलो फ्यूचर, फ्यूचर रिटेल देखो सर, कहाँ जाके रुका इसका शेयर का दाम। ये तो बेसिकली अभी दिवालिया हालत में है।
किसी भी मूवमेंट में कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा हालत में आ गया। एनसीएलटी का मुश्किल अभी भी फिर से चल रहा है, ठीक है। लुक एट सर, इसका करंट एसेट देखो आप, कैश कुछ नहीं है, 73 करोड़ के आसपास का कैश है। टोटल रिसीवेबल्स मार्केट से 410 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में 4002 करोड़ पड़ा हुआ है, अदर करंट एसेट्स वगैरह में 5537 करोड़ पड़ा हुआ है। टोटल करंट एसेट्स है 10,000 करोड़ का। और मतलब अब समझ रहे हो, बिजनेस करने के लिए कैश नहीं है, इसलिए बिजनेस बंद की हालत में है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये सिचुएशंस होता है बिजनेस का, और ये खतरनाक सिचुएशंस है। मतलब करंट एसेट पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट है, जब मैनेज नहीं हो पाता तो अच्छे अच्छे का हालत टाइट हो जाता है सर। अब बिग बाजार, फ्यूचर रिटेल मतलब कौन? फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार। हम आप सबका बड़ा ही चाहिदा कंपनी था। कौन नहीं जानता था बिग बाजार को? आप ही सोचो, किसको नहीं पता था बिग बाजार के बारे में? एबीबी, फूड 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 बाजार, क्या नहीं था बिग बाजार के अंदर, ठीक है। फिर वो क्या है, होम टाउन, फिर और भी बहुत सारा ब्रांड है, ठीक है। मुझे सारा नाम अभी याद नहीं आ रहा है बिग बाजार का ब्रांड। इसके ऊपर मैंने केस स्टडीज क्लास कराया था स्टॉक मार्केट में। तो सर कहने का क्या मतलब है? सर मतलब ये कि करंट एसेट तो है, बट उसका क्या हालत है वो देखना पड़ता है। अगर इतना बिजनेस में इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, मतलब क्या, इन्वेंट्री तो है 4000 करोड़ का शॉर्ट टर्म में, बट वो सेलेबल कंडीशंस में नहीं है। कैश हाथ में कुछ है नहीं जो बिजनेस को बचाया जा सका है ना। मार्केट में भी 400-500 करोड़ फंसा हुआ है। ये करंट सिचुएशन है, इस मतलब ये तो बस शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म हालत देखोगे। नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट एसेट्स इतना है। लाइबिलिटीज का हालत देखोगे तो यहाँ पर देखो, करंट लाइबिलिटी देखो 12,456 करोड़ का करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी है 5,475 करोड़ का। मतलब कुल मिला के करीब 17,000 करोड़ का। उसमें से काफी पैसा भी इधर उधर हुआ है, ठीक है, जो रिसेंटली मैनेज करने के लिए हो रहा है। तो बेसिकली बिजनेस धीरे धीरे लिक्विडेशन हालत में जा रहा है, ठीक है। अब रिलायंस के साथ भी कुछ मतलब लीगल मैटर में आ गया कि रिलायंस को भी नहीं मिलेगा, ऐसा बात चल रहा है। डोंट नो क्या होगा। कंपटीशन एक्ट में पढ़ते हैं ना सर, जो लोग सी एस एग्जीक्यूटिव या सी एस सी एम ए फाइनल का जो क्लासेस चलता है, जिसमें कंपटीशन अभी मैंने फिर से रिस्टार्ट नहीं किया, कर लूंगा सर इसी वीक से, ठीक है। उसमें कंपटीशन एक्ट वगैरह में ये सब डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होता है कि क्या लीगली क्या चल रहा है, ठीक है सर। बात करने बैठो तो एक का बात आता है तो दूसरा और कितना सारा बात आ जाता है। तो सर क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म जो करेंट एसेट्स है उसको अगर कंपनी मैनेज नहीं कर पाता है तो कंपनी को दिक्कत होता है। अब यहाँ पर सर 3 तरह के पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है, एक कंजर्वेटिव, एक मॉडरेट और एक एग्रेसिव। कंपनी को कौन सा अप्रोच लेना चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन, कि कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहिए, कि एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए, कि मॉडरेट अप्रोच लेना चाहिए? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अब आपके मन में सवाल आ रहा है, सर कंजर्वेटिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच है क्या? चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो येस बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या आपके घर के बगल का कोई भी दुकानदार हो, सबके लिए बराबर का मैटर काम करता है सर। अब आप देखो कि व्हाट इज कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको एग्रेसिव बताऊंगा और फिर जाके मैं आपको मॉडरेट बताऊंगा। लिखो सर, कंजर्वेटिव में क्या होता है, ये थियोरेटिकल भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मेथड जो है, और साथ में इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। सर अगर बिजनेस हाई लेवल ऑफ करेंट एसेट मैनेज करता है, अगर बिजनेस में हाई लेवल ऑफ करेंट एसेट्स दिखता है, अब हाई लेवल करेंट एसेट का मतलब क्या है, कि ज्यादा लेवल में इसके पास स्टॉक है, ज्यादा इसके पास कैश है, ठीक है, ज्यादा कैश, ज्यादा स्टॉक, ज्यादा इन्वेंट्री, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम है सर, हाई लेवल ऑफ करेंट एसेट्स या ज्यादा डेटर। अच्छा बात नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ। पहले लिख लो थोड़ा, क्योंकि बोलना स्टार्ट करूंगा ना तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगा, इसलिए लिख लो। हाई लिक्विडिटी मतलब हाई करंट रेशियो। तो हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स, हाई लिक्विडिटी, ठीक है,
और अच्छा, इसमें और एक पॉइंट आएगा, जगह नहीं है यहाँ पर सर, नीचे लिख दो, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। हाँ, इसके बाद सर लो प्रॉफिटेबिलिटी, लो प्रॉफिटेबिलिटी, तो लो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब लो रिटर्न ऑन एसेट्स, लो रिटर्न ऑन एसेट्स। अब ये क्या हो गया, ये एग्रेसिव अप्रोच हो गया सर। तो फिर सॉरी, कंजर्वेटिव अप्रोच, एग्रेसिव नहीं, सॉरी, कंजर्वेटिव अप्रोच हो गया। तो फिर एग्रेसिव में क्या होता है, एग्रेसिव में क्या होता है, चलो लिखो सर, एग्रेसिव में क्या होता है सर, लो लेवल ऑफ करेंट एसेट्स। लो लेवल ऑफ करेंट एसेट्स, ठीक है, मतलब करेंट एसेट कम रहेगा बिजनेस में, मतलब लो कैश, लो इन्वेंट्री, ठीक है, मतलब बिजनेस में हमेशा कम कम सब कुछ रहेगा, कैश भी थोड़ा कम रहेगा, मार्केट में फंसा देंगे, स्टॉक में भी ज्यादा कुछ नहीं रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल कर देंगे, काइंड ऑफ दैट। तो लो लेवल ऑफ करेंट एसेट्स, लो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इन द सेंस आपके पास उतना कैश नहीं रहेगा कि किसी भी मोमेंट में आप अपना लोन रीपे कर पाओ, ठीक है, लो लिक्विडिटी। लेकिन इसमें एक काम करता है सर, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज हाई रिटर्न ऑन एसेट्स। बात समझ में आ रहा है सर? क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया? प्लीज मुझे बताइए। कॉन्जर्वेटिव में हाई लेवल ऑफ करेंट एसेट्स होता है, हाई लिक्विडिटी होता है, और साथ में लो प्रॉफिटेबिलिटी होता है। एग्रेसिव अप्रोच में लो लेवल ऑफ करेंट एसेट्स होता है, लो लिक्विडिटी रहता है, और हाई लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस होता है। इसका मतलब है हाई रिटर्न ऑन एसेट्स। चौथा, हो जाते पर भी समझा सकते हो? नंदिनी, नील, बोलो सर, ज्योति, शिवम, प्लीज टेल मी सर कि क्या मतलब निकल के आ रहा है, आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं, प्लीज बताइए सर। কিরে স্যার বাজারে ডেটার্স অনেক বেশি, মানে অ্যাকচুয়াল বেসিসে অনেক বেশি ইয়ে করে ফেলেছে, ডেটার রিটার্ন নেয়নি। কোনটা কোনটা বলছিস, অ্যাগ্রেসিভ কনজারভেটিভ স্যার। কনজারভেটিভ, আচ্ছা বল। স্যার অনেক বেশি বাজারে ডেটার্স রয়েছে, ইনভেন্টরিও অনেক বেশি রয়েছে, যেটা এখনো পর্যন্ত মানে সেলের মতো অবস্থায় নেই, মানে সেল করতে পারছে না, মানে মার্কেট খারাপ, তা সত্ত্বেও প্রোডাকশন চালু রেখেছে, তার ফলে তো সেখানেও স্যার অনেকটা কস্ট ঢুকে যাচ্ছে यस, ব্যবসায়। लो प्रॉफिटेबिलिटी वाई? স্যার সেল হচ্ছে না তো, প্রোডাকশন হচ্ছে কিন্তু সেল হচ্ছে না, তার ফলে ওখানে আটকে যাচ্ছে ক্যাশটা, মানে एंड हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब हो सकता है? हाई लिक्विडिटी के क्या मतलब हो सकता है? हाई करंट रेशियो, करंट रेशियो मतलब CA by CL, this ratio is very positive, like 2:1 or 3:1 kind of, मतलब हाई है। हाई लिक्विडिटी मीन्स बिजनेस के पास अच्छा खासा एसेट्स है। इसमें क्या सुविधा है, ज्यादा एसेट रहने पे कल अगर आपका मार्केट में लाइबिलिटी हो जाता है तो इतना एसेट्स है आपके पास जिसको सेल करके बिजनेस अपना लोन रीपे कर सकता है। तो दिस इज एडवांटेज। बट सर ये एडवांटेज कोई काम का नहीं है, बिकॉज ये अल्टीमेटली एंटी बिजनेस कॉन्सेप्ट है। मतलब आपने बिजनेस करने के लिए आया, दुकान बनाया,
स्टॉक भी डाला, बट सेल नहीं कर रहे हो। दुकान है, एसेट्स है, फर्नीचर्स भी है, एसेट्स है, दुकान में कैश भी है, मतलब पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, कैश दुकान में कैश के अंदर रख दिया, कुछ सामान फर्स्ट टाइम उठाया बट उसका सेल भी नहीं हो रहा है, तो लो सेल हाई लेवल ऑफ करेंट एसेट्स, मतलब आपका स्टॉक पड़ा हुआ है दुकान में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर यही आपका दुकान है, से फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे सोचो कि अगर ये आपका एक दुकान होता है, ठीक है, कौन सा दुकान लिया जाए, अब आपने शॉप को ओपन किया, देखो सर, ये शॉप आपने ओपन किया, जितना स्टॉक के लिए पैसा लगा आपने डाला, बहुत अच्छा, कुछ कैश आपके पास ऑलरेडी है, से फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल था 10 लाख का, आपने 5 लाख स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, सो दिस इज ऑल्सो योर करेंट एसेट्स, दिस ऑल आर योर करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स में आपका इन्वेंट्री हो गया। अब कुछ 5 लाख के पास आसपास आपने 5 लाख इधर चला गया और 5 लाख आपके पास मानो कैश भी पड़ा हुआ है। अब अगर इसका सेल नहीं हो रहा है, इसका सेल कम हो रहा है, तो आपका करेंट एसेट ज्यादा है, सेल नहीं कर रहे हो आप, और आपके पास 5 लाख का कैश भी है, इसको भी आप कुछ और पर्पस में यूज नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये एक तरह का कंजर्वेटिव अप्रोच है, स्टॉक तो बहुत है आपके पास और कैश भी आपके पास पड़ा हुआ है, कुल मिला के 10 लाख का पूरा प्रोडक्ट आपके पास है, बट प्रॉपरली बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, हाई लिक्विडिटी है। कल अगर आपका लोन है और दुकान, अगर कंपनी बैंक वाले आके बोलते हैं कि भाई अगर लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो तो फिर छोड़ दो, तो फिर आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ है और इधर स्टॉक पड़ा हुआ है, लेके जाओ, ठीक है। लेकिन बिजनेस कहाँ चला, कंजर्वेटिव अप्रोच में बिजनेस नहीं होता है सर। मतलब अगर यहाँ पर मानो कि आपने दुकान तो ओपन कर लिया 5 लाख लगा के, यहाँ से 5 लाख को आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए था, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट, कुछ तो करना था, कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी करो ना, थोड़ा थोड़ा बहुत प्रचार तो करना पड़ेगा, क्या सर? 5 लाख में से कुछ पैसा आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं? या फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा 5 लाख प्यारा सा 5 लाख है, इसको हाथ मत लगाए, क्या बोलते हो? टेल मी सर, मतलब ये स्टॉक सेल क्यों नहीं हो रहा है, ये स्टॉक सेल क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डीलिंग्स में दिक्कत हो रहा है। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है, जैसे मानो कुछ थोड़ा डिस्काउंट ऑफर करो, क्योंकि आपने नया दुकान चलाने के लिए आए हो, न्यू शॉप है आपका, कुछ बोर्ड लगाओ, डिस्काउंट दो, बोलो कि जो भी फर्स्ट शॉपिंग में 10% ऑफ, 20% ऑफ, कुछ तो करना होगा। और वो ऑफ कहाँ से करोगे, अरे कुछ तो खर्चा अपने पॉकेट से ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दुकान को रनिंग करने के लिए यू हैव टू डू दिस थिंग्स। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, तो फिर कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होगा? जो पुराना दुकानदार है उसके पास छोड़ के आपके पास क्यों आएगा, कुछ तो होना चाहिए बिजनेस पे, तो गिव सम डिस्काउंट। और गिव सम डिस्काउंट में क्या खेल है, आपका जो 5 लाख है ना, इसी में से आपको डिस्काउंट का जो कॉस्टिंग है वो उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे सेल बूस्ट होगा फिर आपको ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि ज्यादातर बिजनेस दुकान तो कर लेता है, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि मैंने दुकान ओपन कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरा दुकान चलता जाएगा, बट इट्स नॉट ऑलवेज। क्या हमेशा ऐसा होता है सर? नंदिनी, এরকম হয় কি সব সময় कि दुकान खुललेই दुकान चले जाए? ना सर। ना ना सर, एग्जैक्टली। तो शॉप को रन कराने के लिए आपको कैपिटल में कुछ तो करना होगा। स्टॉक तो आपने 5 लाख का उठा लिया, तो ज्यादा कंजर्वेटिव होना भी अच्छा बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे हालत में अगर मानो कि आपका लोन है तो अगर लोन वाले आएगा तो आप बोलोगे, मानो कि कुछ नहीं करना है आपको, लोन वाले आएगा तो बोलेगा कि भाई स्टॉक देखो मेरे बिजनेस पे इतना स्टॉक है, मेरा दुकान नहीं चल रहा है, मेरा लोन भी फेलियर हो रहा है, 5 लाख कैश पड़ा हुआ है लेके जाओ, और स्टॉक भी पड़ा हुआ है, जितना सेल करके मिल जाता है ले लो, तो ठीक है मतलब गुड सर, लिक्विडिटी अच्छा है आपका, करंट रेशियो अच्छा है आपका, लोन रीपे हो जाएगा आपके नाम पे कोई बैड विल नहीं आएगा, ठीक है भाई चला। लेकिन बिजनेस के लिए बेकार हो गया बात, बिजनेस के लिए कोई मतलब नहीं रखता, एकदम बेकार हो गया। बिजनेस का मतलब ये जो गोइंग कंसर्न होना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस अकाउंट्स में पढ़ा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है ना सर, कि अकाउंट्स मतलब बिजनेस मतलब वो गोइंग कंसर्न होगा, और गोइंग कंसर्न होने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
वो आपका मिस हो रहा है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच से बिजनेस चल सकता है सर? नहीं सर, कंजर्वेटिव अप्रोच बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ने से आपको कंजर्वेटिव होना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि कंजर्वेटिव कभी काम नहीं आता, कंजर्वेटिव काम आता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही नहीं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एग्रेसिव मॉडरेट मिला के काम करना होगा, ठीक है। धीरे 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 जैसे आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जोन बना लेते हो, फिर आप कंजर्वेटिव बन सकते हो, ठीक है। जैसे बिग बाजार का क्या कॉन्सेप्ट है, बिग बाजार ने बहुत लूट लूट के डिस्काउंट ऑफर किया है ना सर, बाई वन गेट वन, इतना ज्यादा लूटा मतलब लोगों को बहुत ज्यादा ऑफर दिया, एग्रेसिव अप्रोच ले लिया। लो लेवल ऑफ करंट एसेट्स, स्टॉक दुकान में भर लिया और सेल कर दिया, ठीक है। तो करंट एसेट्स नहीं रहेगा दुकान में, बिकॉज सेल हो रहा है ना। हेलो, आप लोग बिग बाजार का बात समझ रहे हो सर? बिग बाजार में हमेशा इतना ऑफर चलता था, चलता ही नहीं चलता, सबसे सस्ता दिन, हाँ बिग बाजार सबसे सस्ता बोल बोल के लोगों को क्या क्या नहीं ऑफर देता था। मैंने तो कितना सारा बिजनेसमैन को भी देखा बिग बाजार में जाके शॉपिंग करके लाता है, ग्रीन कार्ड वगैरह क्या क्या सब बिग बाजार का कार्ड मिलता था, 2 4 5 कार्ड एक दूसरे का आसपास का भी लेके जाता था। फिर मैगी, सस्ता में मैगी उठा के लाता है, सस्ता में कपड़ा उठा के लाता है, बाई वन गेट वन का जो भी मिलता है, फिर उसको मार्केट में सिंपल एमआरपी लगा के बेच देता है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट में। सो ऐसा अप्रोच गुड फॉर कस्टमर अट्रैक्शन, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग रन में मुश्किल में पड़ जाओगे सर। हेलो, यू अंडरस्टैंड ना? क्या रे, समझ में Yes. आ रहा है बात, है ना? लॉन्ग रन में आपको बिजनेस को टिकाना है सर, ठीक है। जैसे डीमार्ट, एक तरफ फ्यूचर प्राइस देखो, एक तरफ आप बिग बाजार को देखो जो बंद के कगार में है, ठीक है। दूसरी तरफ सेम बिजनेस करता है राधा कृष्णन दमानी, राकेश झुंझुनवाला का गुरु मानते हैं ये, राकेश झुंझुनवाला इनका मतलब झुंझुनवाला का गुरु है ये डीमार्ट, ठीक है। जानते हो कौन है डीमार्ट का ओनर? राधा कृष्णन दमानी, ये है, ही इज द पर्सन, ठीक है। मतलब इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। इवन इनका जो कुल एसेट्स है, संपत्ति है, अदानी से भी ज्यादा है, समझ रहे सर? अदानी से भी ज्यादा संपत्ति है इसका, नेस्ले से भी इसका ज्यादा मार्केट कैपिटल है। नेस्ले इतना बड़ा ब्रांड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड, ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड है, उससे भी ज्यादा है। तो डीमार्ट भी सेम बिजनेस करता है। हमारे वेस्ट बंगाल वगैरह में आपको डीमार्ट नहीं दिखेगा ज्यादा, डीमार्ट वहीं पर बिजनेस करता है जहां पर कस्टमर कॉन्सेप्ट कम मतलब अच्छा चलता है। मतलब इसका बिजनेस एरिया मेनली साउथ में और वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा है, ठीक है। अब डीमार्ट का स्टोर कुछ ऐसा है, ऐसा देखने में मिलेगा। आगे साउथ में जाओगे डीमार्ट दिखेगा आपको, वेस्ट में जाओगे गुजरात महाराष्ट्र में जाओगे डीमार्ट दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका भी अप्रोच है, बट ये थोड़ा सा बिग बाजार से बेहतर वे में काम करता है। इसका इंटरनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉप क्लास है, तभी जाके सेम बिजनेस करके भी डीमार्ट का शेयर प्राइस देखो। शेयर प्राइस क्या है ना, बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है सर, बिजनेस का ओरिजिनलिटी रिफ्लेक्ट करवाता है। लास्ट एक ईयर में इसका शेयर तो कभी, सर डीमार्ट मुझे याद है स्टॉक मार्केट का, तब मैं केस्टोपुर में घर पे ही क्लास लेता था, तो ऑफलाइन क्लासेस, तो 2016 के आसपास 16-17 में ये आया था, 16 या 17 मोस्ट प्रोबेबली 17, ठीक है। ये देखो सर, जिस दिन आया था 300 का इसका लिस्टिंग प्राइस था, 300 समथिंग, सेम डे पे डबल हो गया था 600 समथिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद रुका ही नहीं सर, 2017 के बाद से ये रुका ही नहीं, ऊपर से 5000 छू गया था, स्पेशली इन कोरोना पीरियड के बाद, ठीक है। और फिर अभी थोड़ा सा डिग्रेडेशन हुआ था 3400 समथिंग में, तो कुछ दिन पहले भी गिरा था, उसके बाद फिर से पोजीशन ले लिया। सो सेम काइंड ऑफ बिजनेस, बट दोनों का बिजनेस अप्रोच में कुछ तो डिफरेंस है सर, जो आम नजर में नहीं नजर आएगा, जो इंटरनल इंजीनियरिंग है। इसको इंटरनल फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कह सकते हो आप, ठीक है। किस तरह से वो इंटरनली बिजनेस को मैनेज कर रहा है अप्रोच में बदलाव लाके। तो बिग बाजार का क्या प्रॉब्लम रहा, लो लेवल ऑफ करंट एसेट्स, कम दाम में एसेट सेल कर देना,
या ज्यादा डिस्काउंट में सेल करके एसेट खाली कर देते हो, अच्छा बात है, सेल अच्छा हो रहा है, लेकिन आपका लिक्विडिटी कम हो जा रहा है सर, एसेट जा रहा है, आप कैश नहीं मेंटेन कर रहे हो बिजनेस पे, ठीक है, कैश को आप डिस्काउंट वगैरह देके या फिर और ज्यादा परचेस कर रहे हो, जितना सेल नहीं उससे ज्यादा परचेस कर रहे हो। हाई प्रॉफिटेबिलिटी का चांसेस है, बट अगर कुछ भी गड़बड़ होता है जैसे हुआ बिग बाजार का, आसमान से टपकेगा और खजूर पे लटकेगा। सो पॉइंट इज दैट हाई प्रॉफिटेबिलिटी क्यों? बिकॉज हाई सेल है ना। लो लेवल ऑफ करेंट एसेट का क्या मतलब कि आपकी बिजनेस पे जो भी है सेल, स्टॉक रहेगा नहीं, स्टॉक हमेशा निकलता जाएगा, स्टॉक टर्नओवर टॉप क्लास रहेगा, लेकिन स्टॉक टर्नओवर टॉप क्लास रहने से ही नहीं होगा, क्रेडिट सिस्टम या डिस्काउंट सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है। या तो आप बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, इसके कारण आपका स्टॉक का टर्नओवर इतना ज्यादा हो रहा है। तो कंपनी अपने पॉकेट से ही बेसिकली सेल को बढ़ा रहा है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक ठीक है, बट सर्टेन टाइम क्रॉस करने के बाद आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर ये ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, अगर आपका बैक सपोर्ट नहीं है, रिलायंस तो हर कोई रिलायंस नहीं होता ना सर, ठीक है, रिलायंस का बहुत सारा बैक सपोर्ट है, उसका और भी बिजनेसेस है ना, जहां से उसको मोटा प्रॉफिट मिलता है। तो बिग बाजार का ज्यादा और कोई बैक सपोर्ट नहीं था, एक ही बिजनेस था, मतलब ऐसे चेन ऑफ बिजनेस बहुत सारा है, बट नॉट लाइक रिलायंस या नॉट लाइक अमेजन। तो ये दिक्कत हो गया। ऊपर से देखो ऑनलाइन टाइम पे जब बिग बाजार ने एक गलती किया, ऑनलाइन कर सकता था कोरोना पीरियड में, लेकिन किशोर बियानी का बड़ा ही एक ट्रेडिशनल सोच मुश्किल में डाल दी। 2015 के आसपास का टाइम है, तो ऐसे ही मेरे साथ भाई का बात हो रहा था, गोपी को बहुत लोग जानते हो, तो मैं उसको बोल रहा था कि देख किशोर बियानी ऑनलाइन के खिलाफ है, उसका मानना है कि फ्लिपकार्ट वगैरह नहीं चलेगा। तो भाई बोला कि नहीं नहीं चलेगा, सही बोल रहा है, किशोर बियानी बोल रहा है तो कुछ तो बात होगा। नो डाउट सर, किशोर बियानी बोल रहा है कुछ तो बात है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट मैंने बोला उनको, भाई को, आज भी कि कुछ दिन पहले मैं भाई को बोल रहा था, ठीक है, इट्स अ ग्रेट पर्सनालिटी सर, ठीक है, बिग बिजनेसमैन, किशोर बियानी बोल रहा है तो बात में दम होगा। लेकिन मैंने भाई को बोला था कि भाई देख तू समझ नहीं रहा है, ये ऑनलाइन को रोकना मुश्किल है, समय लगेगा भारत में, बट ऑनलाइन सक्सेसफुल बनेगा। लेकिन ये बात मैं 2022 में नहीं कर रहा हूँ, मैं 2014-15 का बात कर रहा हूँ, तब फ्लिपकार्ट वगैरह जस्ट मार्केट स्टार्ट किए, तब बिग बाजार का एक कंपटीशन फील चालू हुआ बड़े बड़े शहरों में। तो बिग बाजार तब बोल रहे कि नहीं नहीं मुझे ऑनलाइन का जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पास समय भी था, कैपिटल भी था। अगर तब भी अपने बिजनेस को थोड़ा सा मिक्स्ड ऑफ हाइब्रिड मोड में कंट्रोल करने का सोचता, तो आज शायद बिग बास्केट ना बनता। हेलो, क्या आप लोग बात समझ रहे हो सर? क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? मतलब देखो सर, ये किसी का फेलियरिटी का मैटर नहीं है, ये फाइनेंस का गलती है, जो आप बड़े बड़े महान व्यक्ति से भी सीख सकते हो। ये महान इंसान में से एक है, भारत के टॉप बिजनेस टाइकून में से एक है, आज भी इनका लीडरशिप का तारीफ होता है, ऐसा नहीं कि इनका तारीफ नहीं होता है, तारीफ है सर। फेलियरिटी तो हुआ तो क्या हुआ, इतना बड़ा बिजनेस कोई बना के दिखाए, ठीक है। सो लेकिन इतने महान इंसान से भी गलती हुआ है, और इनके गलती से बाकियों को भी सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस कंट्रोल में दिक्कत हुआ है, और उसी का असर दिख रहा है, और वो अप्रोच कहीं ना कहीं इस हमारा करेंट एसेट पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट इज दैट सर, तो फिर क्या करे? कंजर्वेटिव करने में मना कर रहे हो, एग्रेसिव भी करने में मना कर रहे हो, सर मॉडरेट चलो ना। अब मॉडरेट का मतलब क्या? कभी एग्रेसिव कभी कंजर्वेटिव, कभी एग्रेसिव कभी कंजर्वेटिव, समझ रहे हो? ना तो टोटल एग्रेसिव ना तो टोटल कंजर्वेटिव, मॉडरेट चलने का सजेशन दिया जाता है बिजनेस को। जरूरत पड़ने से एग्रेसिव बनो, जरूरत पड़ने से कंजर्वेटिव बन जाओ। जैसे घर में माँ पापा जब बच्चे को बड़ा करता है ना, उनको भी ऐसा पॉलिसी लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा कंजर्वेटिव करोगे तो क्या मुश्किल है, बच्चा जो है वो बिगड़ जाएगा। क्यों? इसको इतना ज्यादा आप टाइट करके रखते हो बचपन से, बड़ा होने के बाद जैसे ही थोड़ा सा खुला छूट मिलता है बच्चा बिगड़ जाता है, और ज्यादा एग्रेसिव छूट दे देते हो आप तो प्रॉब्लम क्या है, बच्चा पहले से ही बिगड़ जाएगा। तो ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच भी अच्छा नहीं है, ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच भी अच्छा नहीं है, ठीक है, आपको मॉडरेट चलना चाहिए। जरूरत पड़ने से डांटो,
और हर बात पे मत डांटो, जरूरत पड़ने से डांटो बच्चे को, लेकिन हर बात पे मत डांटो, थोड़ा सा खुला छूट भी देना चाहिए, तब जाके एक बच्चा एक प्रॉपर वे में बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि हर बात में नहीं बाबा इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना, इसके साथ मत मिलजुल करो, उसके साथ मत मिलो, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चे को भी छोड़ दो यार कि किसके साथ मिलना चाहिए किसके साथ नहीं, ऐसे होता है सर, स्पेशली इन बंगाली फैमिलीज, टू मच रेस्ट्रिक्शन। क्या सर मैं सही बोल रहा हूँ? तो था टू मच रेस्ट्रिक्शन इन जनरल एवरेज बंगाली फैमिलीज में, कि बाबा इस साथ मिसबी ना, उस साथ मिसबी ना, ऐसा होता है ना? প্রচন্ড স্যার। प्रचंड। अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है बाद में, मतलब टू मच कंजर्वेटिज्म। बाद में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब तो उसको मतलब ओपन एरिया में आना ही पड़ेगा, तब उसको ये समझ में नहीं आता है कि भाई अच्छा कौन है बुरा कौन है। तो बच्चे को बचपन से ही ना थोड़ा सा मिक्स्ड अप कल्चर के साथ बढ़ने दो, जो अच्छा है उसके साथ भी मिलने दो, जो बुरा है उसके साथ भी मिलने दो। कहना आसान है, कहना आसान है, बट रियल लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को, ठीक है। बट सर फिर भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा ओपन हार्टेडली एग्रेसिव कंजर्वेटिव का मिक्सड अप होना चाहिए। गलती करने से डांटो मारो, लेकिन इतना भी रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ कि बच्चा पूरा मतलब बिगड़ के ढीठ हो जाए, ठीक है। और ज्यादा छोड़ भी अच्छा नहीं है। तो बेसिकली ये एसेट का पॉलिसी जो है ना, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह में आप कनेक्ट कर पाओ। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। आगे चलते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर कहाँ फाइनेंस के साथ पर्सनल लाइफ को कहाँ से मैच करते हो? सर मैं नहीं कर रहा हूँ, जो रैंडमली दिखा मुझे मैं आपको बोला, बाकी आपका इच्छा, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हैं सर, ग्राफ ऐसे नोट्स के अंदर भी है, ये नोट मैं शेयर करूंगा। ये वाला ग्राफ देख रहे हैं सर, मतलब बिजनेस को करंट एसेट्स कितना मेंटेन करना चाहिए और आउटपुट मतलब प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, ठीक है। सो आउटपुट एंड प्रोडक्शन लेवल की एसेट्स, करंट एसेट्स के हिसाब से बिजनेस किस तरह से चलेगा और फिक्स एसेट्स लेवल कैसे मेंटेन करेगा, ठीक है। दिस इज द फिक्स एसेट्स लेवल। तो चलो सर इसी को ड्रॉ कर लेते हैं नोट्स के अंदर। नील, शिवम, नंदिनी, समझ में आ रहा है ना सर? हाँ शिवम का आवाज नहीं आ रहा है, शिवम समझ में आ रहा है? Current asset, this is origin and this is a fixed asset and this is output। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि देखो सर, बिजनेस चलाने के लिए प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ फिक्स खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे मानो कि घर का रेंट देना पड़ेगा, या कोई जमीन लीज पे लिए हो तो उसका रेंट भरना पड़ेगा, या फिर अगर खरीदना चाहते हो तो खरीदने के लिए जो खर्चा है वो उठाना पड़ेगा, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। सो फिक्स एसेट्स इज ऑलवेज देयर। तो बिना फिक्स्ड कुछ फिक्स कॉस्ट तो मेंटेन करना ही पड़ता है बिजनेस चलाने के लिए, है ना। क्योंकि बिजनेस में एक दुकान तो लेना ही पड़ता है शॉप चलाने के लिए, अब शॉप का रेंट तो आपको देना पड़ेगा, सिंपल है ना। अगर लोन पे लियो तो लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, मस्ट है। तो आउटपुट कितना भी करो एक फिक्स एसेट्स आपका जरूर रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ करंट एसेट कितना रहेगा। करंट एसेट ज्यादा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। अगर करंट एसेट्स को आप ज्यादा रखना चाहते हो, इसको येलो में लिखता हूं, एक ग्रीन ग्रीन लाइन भी एक ड्रॉ करो और एक रेड लाइन ड्रॉ। तो रेड जो है ये एग्रेसिव है, ग्रीन जो है ये मॉडरेट है, और ये पीला जो है येलो ये आपका
कंजर्वेटिव। मतलब बिजनेस ज्यादा करंट एसेट्स रखेगा तो मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल ये है कि बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और बिजनेस अगर एसेट्स को सेल कर देगा, जो मतलब जो भी बिजनेस में सेल कर देगा, कैश में ज्यादा हाथ में नहीं रखेगा, रिस्क में पड़ सकता है, ज्यादा रिस्क है। एग्रेसिव में टू मच रिस्क, कंजर्वेटिव में टू मच नो रिस्क, टू मच नो रिस्क। सो फॉलो मॉडरेट, फॉलो मॉडरेट। तो लिखो सर पैरा चेंज करके। You would generally advise moderate policy. Which strikes an optimal trade-off between liquidity and profitability. लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बिजनेस को अगर जीरो से हीरो बनना है तो मॉडरेट अप्रोच इज बेस्ट। डोंट टेक टू मच रिस्क, डोंट टेक नॉट टू मच रिस्क। ठीक है, मतलब कम रिस्क लेना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा रिस्क लेना भी अच्छा नहीं है, इसलिए ऑलवेज चूज अ मिडिल पथ। ठीक है, ऑलवेज चूज मिडिल पथ। मिडिल पथ मतलब मॉडरेट, मॉडरेट वे में बिजनेस को चलाने का कोशिश करो, इसमें लॉन्ग रन में आप हमेशा सक्सेसफुल रहो। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो सर। किरे बुझते पारली कि पारली ना? है सर। अगर समझ में आ गया तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो सर मेरे साथ साथ। ठीक है, ओके, चलो सर क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम्पल, करेंट एसेट पॉलिसी। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखिए। एन इंजीनियरिंग कंपनी is considering its working capital investment for the year 2003-4, the estimated fixed assets and current liabilities for the next year are 6.63 crore and
5.967 crore respectively. 5.967 crore respectively. The sales and earning before interest and tax taxes, so basically EBIT. The sales and earning before interest and tax, EBIT, depend on investment in its current assets. Investment in its current assets, particularly inventory, मतलब stock, and receivables. ठीक है, receivables. स्पेलिंग सही था ना? RECEIVABLES, ठीक ही था, बेकार बेकार. Receivables. The company is examining the following working capital, following alternative working capital. Alternative working capital policies. The company is examining the following alternative working capital policies. क्या करेगा? चलो सर एक टेबल ड्रॉ करते हैं. एक कॉलम बनाओ, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, investment in current assets, estimated sales, and EBIT. That means earning before interest and taxes. अब यहाँ पर तीन तरह का पॉलिसी लिया गया सर. कंजर्वेटिव पॉलिसी, moderate policy, and aggressive policy. जिसके ऊपर बेस करके ये सब रुपीज इन करोड़ है, रुपीज इन करोड़. रुपीज जो भी है सब करोड़ में है. ठीक है. तो करंट एसेट्स कितना है कंपनी के पास? कंजर्वेटिव में 11.475, मॉडरेट में है 9.945, एग्रेसिव में है 6.63. सेल्स में कंजर्वेटिव में 31.365, मॉडरेट में 29.325 और एग्रेसिव में 25.50.
अब बात आ गया सर ईबीआईटी का। इसमें ईबीआईटी है 3.1365, इसमें है 2.9325 एंड इसमें है 2.55। क्या हो गया सर? 3 तरह का ईबीआईटी हो गया। ना सर क्वेश्चन क्या है? आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि सर क्वेश्चन क्या है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना। कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन current asset to fixed asset ratio and D discuss risk return trade off, risk return trade off of each policy। 3 पॉलिसी का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी बताने के लिए बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं, प्लीज बताइए मुझे। क्वेश्चन डन? तथा नंदिनी, बोलो सर। नील, शिवम, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? है सर। अब इसका क्या करें? सर पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये अप्रोच को समझ पाएंगे। तो सर ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है, ये आपको अपना डिटेल्स दिया है। अब एज ए फाइनेंस मैनेजर कंपनी का आपको बताना है कि इसका क्या अप्रोच लेना चाहिए या क्या होगा। इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग इज वर्किंग कैपिटल investment for the year 2003-4. The estimated fixed assets and current liabilities for the next year is 6.63 crore and 5.967 crores। याद रखिएगा, कुछ डिटेल्स जरूरी है याद रखना। Sales and earning before interest and taxes EBIT depend on investment in its current assets, particularly inventory and receivables. The company is examining the following alternatives। 3 अल्टरनेटिव कंपनी ने चूज किया पॉलिसी के लिए। अगर कंपनी कंजर्वेटिव पॉलिसी चूज करता है तो इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, एस्टिमेटेड सेल्स इतना रहेगा, ईबीआईटी इतना रहेगा। मॉडरेट चूज करेगा तो इतना इतना करके रहेगा, एग्रेसिव करेगा तो इतना इतना करके रहेगा। पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, जितना एसेट्स बिजनेस में लगाया उसमें रिटर्न कितना आएगा। नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन क्या होगा, मतलब सीए माइनस सीएल का क्या सिचुएशन रहेगा। करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो का क्या होगा, मतलब कितने करंट एसेट्स है फिक्स एसेट्स के हिसाब से। और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ईच पॉलिसी क्या रहेगा, मतलब कितना रिस्क में कितना प्रॉफिट आए, मतलब बिजनेस प्रॉफिटेबल कंडीशन में पहुंच सकता है, वो आपको पूछ रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन सर। अब इसको आपको क्या करना है, करंट एसेट पॉलिसी के थ्रू से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे सर, जितना आप सोच रहे हो इतना कुछ भी नहीं है, इजीली सॉल्व हो सकता है, इजीली सॉल्व हो जाएगा सर। सर फटाफट मेरे साथ साथ करो। सर एक पर्टिकुलर बनाओ और 3 अप्रोच को हेडिंग कर दो, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 3 अप्रोच को हेडिंग कर दिया आपने।
अब क्या करना है? फिक्स एसेट्स बोलो सर, कितना फिक्स एसेट्स है बिजनेस में? हाँ सर, कितना फिक्स एसेट्स है बिजनेस में? क्वेश्चन में गिवन है 0.63 करोड़। 6.63 करोड़। थैंक यू। चौथा एक सेकंड, क्या होगा? तो फिक्स एसेट्स आपके बिजनेस में ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में, मैं आपको पहले ही बोला था, पॉइंट डाउन करके रखो। ये देखो सर, ठीक है, 6.63 करोड़, ठीक है। और करंट लायबिलिटी भी बोल के दिया 5.967 करोड़ रेस्पेक्टिवली। सो अच्छा, फिक्स क्या सबके लिए फिक्स्ड रहेगा तीनों अप्रोच के लिए? यस ना? फॉर है सर। ऑल थ्री अप्रोच योर फिक्स एसेट्स इज सेम, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपको ड्राइंग करके भी दिखाया था, ये देखो सर, चाहे आपका अप्रोच कुछ भी हो, आपका फिक्स तो फिक्स्ड ही है। 6.63 है तो 6.63 है, और क्या? बिजनेस करने के लिए फिक्स जो रहेगा वो तो फिक्स्ड रहेगा, चाहे आपका अप्रोच कुछ भी हो जाए। देखा सर, एक छोटा सा ग्राफ क्या गजब का कॉन्सेप्ट याद दिला देता है। बट हम लोग सर क्या है ना, छोटा छोटा चीज को नजर ही नहीं देते, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलते हैं नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगा। मॉडरेट में भी 6.63, अग्रेसिव में भी 6.63। चलो थैंक यू। अच्छा, फिक्स एसेट्स हो गया। अच्छा, करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में सिमिलर दिया है, जरूरी नहीं कि करंट लायबिलिटी सेम रहे, बट क्वेश्चन में सेम दिया है 5.967। मतलब सेम बिजनेस मान के हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए 967 और 5.967, तो सेम फॉर ऑल। नाउ टेल मी, करंट एसेट कितना बोला? गिवन है, देखो टेबल, देखो टेबल देखो, गिवन है। कंजर्वेटिव में कितना बताओ ना सर? नंदिनी तथा बोलो, नील, करंट एसेट कितना कंजर्वेटिव में? 11.475 करोड़। इसमें कितना मॉडरेट में? 9.945। थैंक यू सर। और इसमें कितना? 6.63। थैंक यू सर। तो फिक्स एसेट्स पुट कर दिया आपने, करंट लायबिलिटी कर दिया, करंट एसेट्स भी कर दिया, ईबीआईटी भी गिवन है ना क्वेश्चन में। बताओ ना ईबीआईटी क्या होगा कंजर्वेटिव का? ईबीआईटी 3.1365, देखो चेक करके, है सर। 2.9325 मॉडरेट का, और एग्रेसिव का 2.55। अगर कुछ गलत होगा तो बताना सर। हाँ सर, अब मुझे एक चीज बता दो, ये इंफॉर्मेशन से आप क्या टोटल एसेट निकाल सकते हो? फ्रॉम द गिवन डिटेल्स कैन यू कैलकुलेट टोटल एसेट्स? प्लीज बताओ मुझे। टोटल एसेट्स कितना है तीनों अप्रोच का? नहीं होगा? क्या आप यहाँ से टोटल एसेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स होगी। यस, थैंक यू। ए प्लस सी, फिक्स प्लस करंट इक्वल्स टू टोटल। तो बता दे फिर फटाफट, देरी किस बात की, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। बोलो टोटल बताओ। 18, 18.10। थैंक यू। सेकंड मॉडरेट का
16.57. और एग्रेसिव का ठीक है ना, 13.26 आया क्या? हाँ सर. अब यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन निकल जाएगा सर, जो भी हमें आंसर पूछा गया, whatever they ask we can calculate. क्योंकि आंसर का एरिया आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दिया। सर पहला क्वेश्चन क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो बताओ रिटर्न ऑन एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूला भी जानने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोलो रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकलेगा? कितना मतलब सिंपल बात है, मतलब बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और उसके बेसिस में बिजनेस कितना रिटर्न कमाता है। बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और उसके बेसिस में बिजनेस कितना रिटर्न कमाता है। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पर पूछूं, ये बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इनकम में आपको ईबीआईटी मिल जाएगा, ठीक है, नेट इनकम, दिस इज ईबीआईटी, ठीक है। ये फ्यूचर रिटेल का है, तो फ्यूचर को छोड़ देते हैं। मारुति, चलो मारुति, मारुति के फाइनेंशियल्स में जाओ, मारुति का नेट इनकम देखो, लेटेस्ट आया है 2022 का 3879 करोड़ का, ठीक है, इस साल का है। और आप इस साल का एसेट्स देख लो बैलेंस शीट में जाके, बैलेंस शीट में आप करेंट एसेट्स, ठीक है, और नॉन करेंट एसेट्स मिला लो, टोटल एसेट्स। तो इतना कंपनी के पास एसेट्स है और इतना एसेट्स में कंपनी के पास कितना ईबीआईटी आया है लेटेस्ट। तो आपको कितने एसेट्स पे कितने आ जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो हमारे एग्जांपल में क्या होगा बताओ? इतना क्या सोच रहे हो सर? ईबीआईटी बाई टोटल एसेट्स इंटू 100 ना, ये रहता था। ईबीआईटी मींस इनकम ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दिस इज योर टोटल एसेट्स। 17.323 তারপরে আছে 17.697 আর লাস্টেরটা আছে 19.23। ठीक है, यस सर सही है। आई होप कि सभी का आया होगा। हाँ सर, शिवम, नील, नंदिनी, सबका आया है ना? बोलो। कुछ नहीं किया मैंने, हाँ सर. ईबीआईटी को टोटल एसेट से डिवाइड करके 100 कर दिया, मतलब मेरे पास इतना एसेट्स है उसमें मैंने कितना कमाया। तो अगर आपको मैं मारुति सुजुकी का करने बोलूँ कर सकते हो अभी कभी? बोलो मारुति सुजुकी का इतना एसेट्स है और मारुति सुजुकी का इस साल का इनकम कितना है, 3800 करोड़ का, अभी आपको दिखा है। बोलो कितना रनिंग किया, परसेंटेज बताओ। नेट इनकम कहाँ गया, ये रहा 3879। तो 3879 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट कितना, 3879 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट 71,282। तो करो 3879 डिवाइडेड बाई 71,282 इंटू 100 कितना हो रहा है रे? 5.44. 5.44, तो इतना ही कमाया इस साल। मतलब जितना इसका एसेट्स है उसके हिसाब से उसका एसेट्स के बेसिस में रिटर्न इतना, बस और क्या। समझ रहे हैं सर? इसी तरह से आप किसी भी कंपनी का निकाल सकते हो सर। मतलब कहने का मतलब है मेरे पास दुकान इतना बड़ा और मैं इनकम कितना कर रहा हूँ, तो कितना बड़ा दुकान में कितना कमा रहा हो दैट्स अ बिग थिंग, बिकॉज उससे आपका एसेट्स का मेंटेनेंस है, खर्चा है ना। बड़ा दुकान होने से ही बड़ा इनकम होगा ऐसा जरूरी
है क्या? আরে দোকান বড় হলে ইনকাম বড় এরকম কোনো ব্যাপার আছে কি? ছোট দোকানেও বড় ইনকাম হয় রে। কিছু বুঝলে স্যার? बोलो। आपके घर के बगल में अगर कोई पान का स्टॉल है तो उसको जाके पूछना तो डेली कितना सेल होता है और दुकान का भाड़ा कितना देता है। मतलब दुकान का भाड़ा मेंटेनेंस मिला के कितना उसका खर्चा है एसेट्स का, और उसके बेसिस में वो कितना सेल कर लेता है, मतलब ईवीआईटी कितना इनकम कर लेता है। सेल कॉस्ट वगैरह निकाल लेना, ठीक है, फिक्स कॉस्ट में निकाल लेना, फिर उसका उसका भी आप लोग रिटर्न ऑन एसेट कैलकुलेट करके बताना। बताओगे नंदिनी? बोल। अपने घर के बगल में अगर कोई पान स्टॉल है, कोई मिस्ट स्वीट शॉप है, क्या उनसे तुम ये कैलकुलेट निकाल सकते हो? प्रोजेक्ट है। তো কোনোটাই নেই বাড়ির কাছে। ও বাড়ির কাছে मतलब क्या? বাজার নেই যাস কি? বাজার যাস না? হ্যাঁ। বাজারে হ্যাঁ, পান দোকানে না হয় তুই যাস না, পান দোকানে কাউকে পাঠিয়ে দিবি, হ্যাঁ, এই जाते থেকে डेटा कलेक्ट করে নিয়া या फिर किसी फ्रेंड से कलेक्शन करवाना। लेकिन देखो सर, हो सकता है, इफ यू वांट यू कैन डू दैट। इसी तरह से স্যার बिजनेस আমাদের है। কাছে আছে মান্থলি 50,000। मंथली 50,000 কি করে ইনকাম? স্যার টোটাল প্রফিট বাদ দিয়ে তো সব। সব বাদ দিয়ে আর কত ভাড়া দেয়? স্যার ওই মান্থলি 12। মান্থলি 12। তার মানে আমি যদি অ্যাসেটটাকে বলি মোটামুটি অ্যাসেটের ভ্যালুয়েশন মান্থলি रेंट দিচ্ছে 12,000, তাহলে 12 চারে 48,000, মানে মোটামুটি इतना बोल सकते हैं कि उसके पास मोटामोटी 2-3 लाख का एसेट्स है, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली रेंट की बेसिस में एसेट का वैल्यू कर सकते हैं। सो 3 लाख के एसेट्स में 50,000 का पर ईयर, उससे भी ज्यादा अर्निंग हो रहा है। मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत भयंकर है ना? टू मच एसेट, टू मच रिटर्न है, হ্যাঁ স্যার। टू मच रिटर्न, काउंट मतलब काउंटलेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा। एनडब्ल्यूसी नेट वर्किंग कैपिटल बताओ कैसे आएगा? पहले ही फॉर्मूला लिखा के रखा। স্যার 5.508, 3.978 और 0.663। थैंक यू सर। ये देखो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कहाँ लिखा था? ये देखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना? दिस इज नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, सब लिखा गया है सर। कहाँ मतलब गल्प करते करते, स्टोरी सुनाते सुनाते सब लिखा गया आ जाता हूँ, आपको पता ही नहीं चलता कि वो फॉर्मूला है। देखो सर, यही तो है खेल, आपको पता ही नहीं चलता कि फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला करके आ गए। सी माइनस, क्या करें यहाँ पर, सी माइनस बी 5 पॉइंट कत बोलली 508 স্যার। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल 5.508 कंजर्वेटिव में, मॉडरेट में 3.978 एंड इसमें 0.663। নীল, নীলের আওয়াজ পাচ্ছি না। নীল বুঝতে পারছিস? शिवम का भी आवाज नहीं आ रहा है। करेंट एसेट बाय फिक्स एसेट्स, सी बाई ए, बोलो करंट एसेट कितना है? सी में बोला है, फिक्स एसेट कहाँ बोला है? ए में बोला है, तो सी बाई ए कितना होगा? क्वेश्चन पूछा था करंट एसेट बाई फिक्स एसेट रेशियो पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? डिस्कस रिस्क रिटर्न, नहीं सॉरी, करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो, ये पूछा गया था। करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो पूछा गया था। तो दे आस्क करंट मतलब कितने फिक्स एसेट्स पे कितना करंट एसेट्स है आपका, मतलब आप इसमें किसी भी कंपनी का भी निकाल सकते हो, कितने करंट फिक्स एसेट्स पे कितना करंट एसेट्स है। 52,000 फिक्स एसेट्स है, उसमें 18,544 करंट एसेट्स है करंट ईयर में। लास्ट ईयर कुछ और था, उससे पहले ईयर में कुछ और था। तो किस तरह से इसका फिक्स एसेट से करंट एसेट में चेंजेस हो रहा है, इसका भी आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड के हिसाब से करंट कितना है। नाउ सी बाई ए
कितना हो जाएगा? चौथा 1.73 आया क्या? हाँ सर 1.5 एंड 1, ठीक। हाँ सर ओके सर, लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं। 4 क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे दिए, डन डन डन, तीन क्वेश्चन का जवाब दे दिए। अभी भी एक पेंडिंग है, डिस्कस रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ऑफ ईच पॉलिसी। फाइनेंस का ही सबसे बड़ा खेल है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब कंपनी में होता है ना सर, उसमें सिर्फ आंसर देने से बात नहीं बनता, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल हो, आपको कंपनी को डिसीजन सुनाना है कि कौन से अप्रोच लेने के कारण बिजनेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट आ गया करेंट एसेट पॉलिसी पे। तो अभी आपको ये समझाना पड़ेगा कि किस अप्रोच में बिजनेस का क्या सिचुएशन बन रहा है ना। नहीं तो क्या काम है सर, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है। डेटा मिल जाए, थोड़ा सा रट लिया जाए तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा, बट उस कैलकुलेशन के बेसिस में बिजनेस में इफेक्ट क्या आ रहा है, ये फाइनेंस का सबसे बड़ा काम है। तो फाइनेंस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है तो मुश्किल है। कंजर्वेटिव पॉलिसी, हाई लिक्विडिटी, as evidenced by G and H। चेक करके देखो, G पॉइंट और H पॉइंट में जस्ट चेक इट। G एंड H में आप देखो, अगर चेक करके हाई लिक्विडिटी नजर आएगा आपको, बिकॉज कंजर्वेटिव में आपका 5.508 ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल आया, और 8 H में आपका सबसे ज्यादा करेंट एसेट बाय फिक्स एसेट पे सबसे ज्यादा पॉइंट आया। मतलब हाई लिक्विडिटी है ये बिजनेस में हाई लिक्विडिटी है। मतलब बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल सबसे ज्यादा है कंजर्वेटिव में। देखो अगर आप बाकियों के साथ कंपेयर करोगे तो इसका 3.978, इसका 0.663। तो नेट वर्किंग कैपिटल के मामले में सबसे ज्यादा लिक्विड है कंजर्वेटिव, मतलब हाथ में कैपिटल है, ठीक है। और अगर आप फिक्स एसेट्स के हिसाब से करेंट एसेट देखते हो, उसमें भी नंबर 1 में आता है कंजर्वेटिव पॉलिसी। मतलब बिजनेस में एसेट का सिनेरियो अच्छा है कंपेयर टू मॉडरेट एंड एग्रेसिव पॉलिसी। सो व्हाट इज द कैच, खेल क्या है? हाई लिक्विडिटी है, ये बिजनेस के पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लो है। एज एविडेंस बाय कौन सा पॉइंट? ईबीआईटी चेक करो, ईबीआईटी चेक कर सकते हो। रिटर्न ऑन एसेट चेक करो, रिटर्न ऑन एसेट चेक करो। सबसे कम एसेट्स के रिटर्न किसका कम है? इसका 17.32, इसका 17.69, इसका 19.23। तो सबसे कम प्रॉफिट कौन दिखा रहा है सर? हेलो, एसेट के हिसाब से सबसे कम प्रॉफिट कौन दिखा रहा है? कंजर्वेटिव ही दिखा रहा है, एज एविडेंस बाय एफ। तो आपकी एसेट के हिसाब से आप सबसे कम प्रॉफिट कर रहे हो कंजर्वेटिव अप्रोच में, है ना। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है कि नहीं बात? कोई डाउट? था बॉल पूछा कैसे? है सर। ए नंदिनी, कोनो असुविधा, कोनो प्रॉब्लम? बहुत तो লিকুইডিটি টা আরেকবার বলবেন? লিকুইডিটিটা আরেকবার করতে জিজ্ঞাসা করছি তো।
हाई लिक्विडिटी का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था स्टेशनरी शॉप के बारे में, याद है कि आपके पास 10 लाख था, 10 लाख में आप 5 लाख का एसेट जुगाड़ कर लिए या आपने परचेस कर लिया, है ना, याद है ना? अब इतना एसेट आपके पास तो है, सो टू मच एसेट्स। 10 लाख में से 5 लाख आपके दुकान में एसेट है बट एसेट सेल नहीं हुआ है, और 10 लाख में से कुछ कैश भी आपके पास पड़ा हुआ है। तो यू हैव लॉट ऑफ कैश, यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ स्टॉक। तो हाई लिक्विड सिचुएशंस में हो ना, मतलब लिक्विडिटी ये बताता है कि अगर बाई चांस आपके पास कोई लोन होता है और अगर लोन रिपेमेंट का मैटर आता है, बैंक आपसे लोन लेने के लिए आ जाता है, तो आपके पास इतना एसेट्स है कि अब लोन रिपे हो जाएगा। लेकिन टू मच हाई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ये होता है, टू मच एसेट में क्या होता है, आपका बिजनेस स्टॉक दुकान में दिखाने के लिए थोड़ी रखा जाता है नंदिनी, टेल मी। हाँ सर, सेल प्रोडक्ट। दिस इज फॉर सेल। सो अगर वही नहीं होता है ना तो वो चिंता का है। दुकान में बहुत एसेट्स है, बहुत सारा स्टॉक है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। दुकान में स्टॉक खत्म हो जाए ही अच्छा होता है कि माल्टा छीलो शेष होएगा सर, आना ते हो, दैट्स अ गुड थिंग सर। पर दुकान में माल भरा पड़ा है, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। टर्नओवर होना चाहिए, स्टॉक टर्नओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपका बिजनेस चलता है। तो अगर कोई बिजनेस कंजर्वेटिव अप्रोच लेता है तो उसमें उसका लिक्विडिटी तो बना रहता है, जैसे कि जी एंड एच पॉइंट। अब देखो यहाँ पर, जस्ट लुक एट हियर, सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल किसके हाथ में है? कंजर्वेटिव के हाथ में है, यस और नो? हाँ सर। सबसे कम किसके कम हाथ में है कैपिटल? एग्रेसिव के हाथ में है ना? मतलब इसने अपने पास कैश रखा ही नहीं है, ऐसा बोलो, कैश स्टॉक सब मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। और मॉडरेट वाला मॉडरेट हालत में चल रहा है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। और प्रॉफिटेबिलिटी, तो जी एंड एच पॉइंट समझ में आ गया ना? जी एंड एच आपको क्या बता रहा है? देखो इसका फिक्स एसेट पे करंट एसेट सबसे ज्यादा किसके पास, दुकान में स्टॉक किसका भरा हुआ है? कंजर्वेटिव का। 1.73 रेशियो है, इसका 1 है, इसका 1.5 है। इसका मतलब दुकान में एसेट बहुत है, इतना एसेट अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रन कर रही है, धीमा खेल रहा है सर। चेतेश्वर पुजारा बन रहा है, राहुल द्रविड़ बन जा रहा है, मैच जीतने का चांसेस कम है। दुकान पैसा नहीं डूबेगा, ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट में पैसा नहीं डूबता है, बट जीतने का चांसेस कम हो जाता है, बिकॉज जीतना है सर, ठीक है। टू मच पुजारा इज नॉट नेसेसरी, ऑल ऑफ हिस। टू मच डिफेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब? बोल बुझेगा लो। हाँ सर। हाँ। एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स व्हाई लुक एट दिस 17.32। सबसे कम प्रॉफिट किसका है रिटर्न ऑन एसेट? कंजर्वेटिव का है, सबसे कम प्रॉफिट। सबसे हाई प्रॉफिट एग्रेसिव का है, और सबसे मॉडरेट इसका है। अब आगे आप और एक चीज लिखो, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। एग्रेसिव पॉलिसी, लो लिक्विडिटी एज एविडेंस बाय GNH। अगर आप चेक करोगे एग्रेसिव पॉलिसी में, आपका सबसे ज्यादा सबसे कम वर्किंग कैपिटल एग्रेसिव में है। देखो एक बार चेक करके, हाथ में कैपिटल सबसे कम एग्रेसिव में है, यस और नो? और फिक्स एसेट के हिसाब से सबसे कम करंट एसेट्स आपका एग्रेसिव में ही है। हेलो, क्या रे? और प्रॉफिट देखो,
सबसे ज्यादा चांसेस प्रॉफिट आपका एग्रेसिव में ही है 19.23%। तो क्या समझ आ रहा है? हाई प्रॉफिटेबिलिटी, as evidenced by F, सबसे ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन सर प्रॉब्लम देखो, इतना ज्यादा लो लिक्विड है आपका एग्रेसिव पॉलिसी। एग्रेसिव में प्रॉब्लम क्या है कि इतना कम लिक्विड है आपके पास, मतलब इतना कम एसेट्स है आपके पास, इतना कम कैश है आपके पास। अगर बाई चांस आपका रीपेमेंट का मैटर आ जाता है और क्योंकि आपने सारा पैसा मार्केट में डाल दिया, सारा चीज एसेट में डाल दिया, करंट एसेट्स में, तो कल अगर कुछ रीपेमेंट का सिचुएशन हो जाए तो आप रीपे नहीं करवा पाए और आप इंस्टॉलमेंट हो सकते हो। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप इंस्टॉलमेंट हो सकते हो, बिकॉज सबसे लो लिक्विड हालत है आपका। बोझा गालो, टू मच एग्रेसिवनेस प्रॉब्लम ये करता है कि आप प्रॉफिट कर सकते हो बट रिस्क के साथ, बहुत ज्यादा रिस्की है। थोड़ा गड़बड़ हुआ ना, आप घाई में गिर जाओगे। बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ट्रेड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड ऑफ के बारे में पूछता है। डिफाइन ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ रेफर्स टू ऑप्टिमल बैलेंस between liquidity and profitability. This is achieved under trade-off refers to optimal balance between liquidity and profitability. This is achieved under moderate policy. ठीक है, मॉडरेट पॉलिसी के थ्रू से जाओगे ना तो आपका बिजनेस का बंद होने का डर है और ना ही दिवालिया होने का डर। प्रॉफिट भी रहेगा और मॉडरेशन भी रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ करेंट एसेट पॉलिसी वर्क इन रियल वर्ल्ड। अब आप किसी भी कंपनी का इस तरह से चेक कर सकते हो, बिकॉज आपको सारा डेटा मिल जाता है सर मार्केट से, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से भी मिल जाएगा, टिकट टिप जैसे ऐप से भी मिल जाएगा, मनी कंट्रोल से मिल जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ऐप, investing.com वगैरह बहुत सारा ऐप है, बहुत सारे साइट्स हैं, आप जाके कंपनी को एनालिसिस कर सकते हो सर। हुआ ना, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हुआ आसान। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉप क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन, जिसको स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इसी चीज को फंडामेंटल कहा जाता है और कुछ नहीं। अगर आपको ये समझ में आ गया सर, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करेंट एसेट एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बताऊंगा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये करेंट एसेट फाइनेंसिंग के ऊपर, मतलब करेंट एसेट पॉलिसी के ऊपर मैं क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए दूंगा। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स भी आपको शेयर करूंगा। ये देखो सर, यहाँ पर करंट एसेट पॉलिसीज के ऊपर आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन मिलेगा, आप उसे भी गो थ्रू करें। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऑपरेटिंग साइकिल में लेके जाऊंगा, अनदर अप्रोच, बिजनेस का अनदर अप्रोच, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा और आ भी रहा है। तो मैं क्वेश्चन आपको कुछ देर में शेयर करता हूँ, आप घर पे जरूर ट्राई करें। और ये नोट्स भी मैं शेयर करता हूँ ताकि आप गो थ्रू कर पाओ। ठीक है, और कॉपी खाता में जो लिखते हो ना, उसको हमेशा रिवाइज करते रहना। ठीक है, बिकॉज खाता में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लिखा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आप लोगों को एक शेयर किया, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, सोल्यूशन वाला भी मिलेगा, एग्जाम्पल्स भी मिलेगा।
जैसे आप लोगों को सिखाया गया आप वैसे करते रहो, जहाँ पर डाउट रहे आप हेल्प ले सकते हो। কি রে দাদা, প্র্যাকটিস করেছিস নাকি? স্যার এইটা যেটা পাঠিয়েছেন এটা আজ রাত্রি से शुरू করুন। अच्छा ठीक है, टाइम वैल्यू मनी के प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया सबको, तो प्लीज़ करते रहना सर। टीबीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने टीबीएम ऑलरेडी आप लोगों को करवाया, अगर किसी का मिस है तो मेरे को एक बार याद दिलाए, मैं उसको टीबीएम का क्लास शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है फिर इतना ही रखता हूँ आज। স্যার কস্ট অফ ক্যাপিটাল এর নোটটা একটু পাঠিয়ে দেবেন। ओके सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नोट शेयर करता हूँ, ये लिख के देखो एक बार व्हाट्सएप में ले देना। ठीक है, ঠিক আছে রাখছি স্যার। ओके सर, टाटा टाटा सर, Bye, sir. बाय सर, बाय।